स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आप ही के अपने चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, लोक प्रशासन को हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने इसकी यूनिट 1 को कंप्लीट किया है अच्छे से। यूनिट 1 में हमने समझा आखिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। उसमें हमें लोक प्रशासन को अच्छे से समझा। उसके हमने अक्षेत्र के बारे में बात करा, उसके स्कोप के बारे में समझा, उसका मीनिंग, आखिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने की रिक्वायरमेंट कैसे होगी, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो सब हमने यूनिट 1 में पढ़ा। और उसी के साथ में 120 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आप बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो बहुत कुछ आप मिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिएगा, जिससे आपको 100 में से 25 क्वेश्चन यूनिट 1 से मिलेंगे आपको। तो चलिए यूनिट 2 को हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। इसमें मैं यूनिट 2 में अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो यूनिट 2 का सिलेबस है संगठन के आधार, कार्यात्मक आधार पर प्रमुखता, संगठन के सिद्धांत। ये टोटल ओवरऑल इसका सिलेबस है यूनिट 2 का, जिसमें मैं ऑर्गेनाइजेशन मीन संगठन के बारे में पढ़ना है। फ्रेंड्स, यूनिट 2 से भी आपको 25 भैया 25 क्वेश्चन यूनिट 1 से, 25 क्वेश्चन यूनिट 2 से। टोटल इसमें 4 यूनिट है, आपको पता ही होगा, अगर आपने पहला पार्ट इसका देखा होगा। इस तरीके से आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं संगठन का अर्थ। आखिर भैया संगठन का अर्थ क्या होता है? तो किसी कार्य को योजनाबद्ध ढंग से करना ही संगठन है। तो मीन्स किसी कार्य को अगर हम प्लानिंग से कर रहे हैं तो वो संगठन का ही एक पार्ट है, अगर हम आसान भाषा में समझे संगठन का अर्थ। वहीं अगर हम संगठन की परिभाषाएं के बारे में बात करें तो वेरियस ऑथर ने अपने अपने वर्ड्स में संगठन को डिफाइन भी किया है। फिपनर को पढ़ सकते हैं, जेडी मुने सबसे सिंपल डेफिनेशन दी है इन्होंने संगठन की। क्या कहते हैं? संगठन ध्येय अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनने वाला प्रत्येक मानवीय समुदाय का ढांचा संगठन है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई पशु नहीं बनाएगा संगठन, कौन बनाएगा? मानव। जेडी मुने क्लासीफाई करते हैं कि मानव का कोई भी समुदाय बनेगा किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसे ही संगठन बोला गया है। आई होप कि संगठन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद आप लूथर गुलिक की डेफिनेशन को भी देख सकते हैं। उसके बाद एल डी वाइट और प्रोफेसर ग्रास, सारी डेफिनेशंस को आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें अगर हम आगे बात करें तो लूथर गुलिक ने संगठन के कार्यात्मक दृष्टिकोण से निम्नलिखित 4 आधारों का वर्णन किया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लूथर गुलिक से। अगर आपको लूथर गुलिक का नाम आए तो 4PS आप याद कर लीजिएगा। 4PS अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आखिर 4PS क्या है। तो इसकी संरचना किसने की? लूथर गुलिक ने, जिसमें ये समझाते हैं कि आखिर 4PS किसको नाम दिया गया। तो 4P, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और क्लाइंट सर्व्ड और प्लेस और एरिया। तो चलिए देख लेते हैं 4PS क्या है। तो सबसे पहले अगर हम किसी संगठन को बनाना है, कोई संगठन कैसे काम करेगा, वो सब इन्होंने दृष्टिकोण 4PS के नाम से बताया है। तो चलिए देखते हैं 4PS। सबसे पहले कार्य, संगठन का कोई कार्य भी तो होगा, कोई पर्पस भी तो होगा, कोई लक्ष्य भी तो होगा। वही फर्स्ट पॉइंट में आपको बता देना है, कार्य अथवा प्रोसेस, लक्ष्य। सेकंड है इसमें प्रोसेस, मतलब जो संगठन होगा वो किसी प्रक्रिया, किसी प्रोसेस के थ्रू ही तो काम करेगा। थर्ड है इसमें सेवा किए जाने वाले व्यक्ति, मतलब कि जो संगठन होगा वो किसी व्यक्ति, मतलब किसी समुदाय के लिए, या फिर जो क्लाइंट होंगे उन्हीं को, इस किसी व्यक्ति की सेवा भी तो वही करेगा ना संगठन। उसके बाद अक्षेत्र, किसी फील्ड में भी तो काम करेगा कि कौन? संगठन। इस तरीके से आपको 4PS को बता देना है। तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं हम नेक्स्ट। इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे तो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक बार खुद से भी पढ़ना। तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं संगठन के सिद्धांत। आखिर संगठन किस प्रिंसिपल पे काम करता है। सबसे पहला इसमें प्रिंसिपल है पद सोपान। पद सोपान का सिद्धांत है सबसे पहले। इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हेयरकी।
इस पद श्रेणी का सिद्धांत कहते हैं, मतलब हियरकी सिंपली क्या है, वेरियस वेरियस, इसमें पद सोपान से आपको समझना है। पद सोपान बेसिकली जो पद होते हैं ना, उनको आपको क्लासिफाइड कर देना है, सबसे ऊपर बड़ा अधिकारी, फिर छोटा अधिकारी, इस तरीके से पदों का जो विभाजन होता है उसको ही पद सोपान बोलते हैं। और इसी को अंग्रेजी में स्केलर प्रोसेस, कर्मिक पद्धति की संज्ञा भी इसी को दी गई है। इस लाइन को भी आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। पद सोपान हियरकी प्रोसेस के अब गुण देखते हैं। तो पद सोपान प्रिंसिपल, आखिर इसके गुण क्या है। सबसे पहला इसमें गुण है पारस्परिक संबंधों की घनिष्ठता। तो संगठन में मुख्य कार्यपालिका तथा उसके पदाधिकारी एवं कर्मचारियों में पारस्परिक घनिष्ठता बनी रहती है और वे सभी एक दूसरे से एक जंजीर में बने रहते हैं। जैसे सबसे ऊपर बड़ा अधिकारी वो नीचे के जितने भी छोटे छोटे अधिकारी है वो सभी को अपने कंट्रोल में रखता है। वही आपको फर्स्ट पॉइंट में समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट है इसमें प्रशासनिक कार्य में सुगमता और कुशलता। तो जब ऊपर एक अधिकारी कंट्रोल करने के लिए हो जाएगा तो कार्य में सुगमता भी हो जाएगी, मतलब कि अच्छे से चल पाएगा कोई भी प्रोसेस, कोई भी कार्य। उसके बाद आदेश की एकता। अब ये जो अधिकारी है, सपोज करिए इसका नाम ए दे देते हैं, ये इन सबको कंट्रोल में करके रखेगा और ये सब इसकी आदेश, मतलब इसकी ऑर्डर का पालन करेंगे। वही आपको थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि एक ही व्यक्ति आदेशों का पालन करना होता है, मतलब किसी एक ही व्यक्ति, मतलब स्पेशल किसी एक व्यक्ति के ऑर्डर्स का पालन करना होता है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व की स्पष्टता, मतलब सभी को अपना अपना कार्य पता होगा, सभी अपने कार्य को अच्छे से करेंगे। उसके बाद समन्वय, समन्वय को अंग्रेजी में अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन मीन्स उनमें आपसी तालमेल, समन्वय को तालमेल भी बोल सकते हैं। उनमें मतलब आपसी तालमेल भी होगा अगर वो अच्छे से एक दूसरे से बंधे होंगे। नेक्स्ट इसमें प्रशासन में सूचना माध्यम का कार्य, मतलब कि एक दूसरे से सूचना भी पहुंचाएंगे तभी तो अच्छे से कार्य कर पाएंगे। उसके बाद उचित मार्ग द्वारा कार्य, मतलब जो भी उचित से उचित मार्ग होगा उससे कार्य भी तो करेंगे। नेक्स्ट इसमें पत्र व्यवहार की सुविधा, पद सोपान सिद्धांत के अंतर्गत ऊपर अथवा नीचे और पत्र व्यवहार की सुविधा प्राप्त होती है, क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी इस बात से अवगत रहता है कि उसे किसी अधिकारी से पत्र व्यवहार करना है, मतलब कि अपनी जो भी क्वेरी है पत्रों के माध्यम से भी उनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें सार्वभौमिकता। तो सार्वभौमिकता क्या होता है, इस सिद्धांत के आधार पर ही कार्य का विभाजन होता है। मीन्स समस्त इकाइयों में पृथक कार्य की शक्ति होती है, मतलब जो भी सपोज कीजिए ए और बी, इसकी कुछ अलग पावर होगी और इसकी कुछ अलग पावर होगी। सपोज कीजिए ए की पावर क्या है, ए की पावर है बी को कंट्रोल करना और बी की पावर क्या है, उनके छोटे छोटे अधिकारियों को कंट्रोल करना। तो इस तरीके से आप सार्वभौमिकता को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें सर्वोच्च अधिकारी को प्राप्त सुविधाएं। तो मतलब जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको वेरियस पावर्स भी होती है, वही आपको बताया गया है 10th पॉइंट में। नेक्स्ट है इसमें पद सोपान सिद्धांत के दोष। अब हायरार्की प्रोसेस के कुछ दोष भी होंगे प्रिंसिपल के। सबसे पहला दोष है इसमें पदाधिकारियों के बीच की दूरी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बड़ा अधिकारी होता है और जो सबसे नीचे का अधिकारी होता है उनको एक दूसरे का नाम ही तक नहीं पता होता और वो कभी एक दूसरे की शक्ल तक भी नहीं देख पाते, ऐसा भी हो जाता है। नेक्स्ट इसमें अपव्ययता। तो अपव्ययता से हम क्या समझे, सर्वोच्च अधिकारी इंस्पेक्टर जनरल आईजी होता है और नीचे कौन होता है, डिप्टी इंस्पेक्टर, और उसके नीचे कौन होता है, सुपरिटेंडेंट पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर आदि की व्यवस्था की गई है। तो मतलब अपव्ययता में सिंपली आपको बता देना है कि बहुत ज़्यादा धन की भी मतलब प्रयोग होता है। नेक्स्ट इसमें कार्य संपन्नता में विलंब। तो कभी कभी निम्न स्तर के कर्मचारी उच्च अधिकारियों से कोई निवेदन करता है तो उसे प्रार्थना पत्र उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने में बहुत समय लग जाता है। तो प्रोसेस बहुत लचीला भी है। नेक्स्ट इसमें लाल फीताशाही और नौकरशाही का प्रोत्साहन। अधिकारी अपनी शक्ति तथा महत्व का प्रदर्शन करता है। तो मतलब
कभी कभी जो अधिकारी होता है वो एक तानाशाही पर भी आ जाता है, उसको ही लाल फीताशाही बोला गया है। लाल फीताशाही नौकरशाही में प्रयोग किया जाता है और तानाशाही राजा में। नेक्स्ट है इसमें अनौपचारिक संबंधों का अभाव। इस तरीके से अब हम देखते हैं नियंत्रण का क्षेत्र। आखिर संगठन पर नियंत्रण कैसे किया जाए, तो उसको हम बोलेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण का क्षेत्र को इंग्लिश में बोलेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक पर्यवेक्षक अथवा अधिकारी आसानी और प्रभावशाली ढंग से कुछ सीमित संख्या में ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रख सकता है। मतलब कि ऐसे नहीं कि वो अधिकारी है जो वो कह दे कि भाई चल मेरे घर में जाके सफाई कर, तो मतलब जो उसकी पावर्स है उनको सही तरीके से उसको कंट्रोल में लाना ही बोला गया है स्पैन ऑफ कंट्रोल में। नेक्स्ट है इसमें एक व्यक्ति साधारणतः 5 से 12 व्यक्तियों के कार्यों की क्रियाओं का प्रभावशाली ढंग से पर्यवेक्षण कर सकता है। अब ये नहीं कि एक व्यक्ति के अंडर में दे दी जाए 10,000 व्यक्ति, तो उनको थोड़ा ही कंट्रोल कर पाएगा। तो वही इसमें बताया कि 5 से 12 व्यक्तियों के कार्यों की क्रियाओं का प्रभावशाली ढंग से पर्यवेक्षण कर सकता है। तो अगर 5 से 12 व्यक्ति रहेंगे तो अच्छे से कार्य भी हो पाएगा। इसमें मैं नेक्स्ट समझना है, यह स्वीकार करना होगी कि नियंत्रण का क्षेत्र 4 बातों पर ही निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें हैं 4? कार्य की प्रकृति, समय, स्थान, अधिकारियों की शक्ति और उसका व्यक्तित्व। इन 4 बातों पर क्या है, नियंत्रण का क्षेत्र निर्भर करता है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कार्य की प्रकृति। मतलब कार्य की प्रकृति से ऐसे समझे जैसे एक इंजीनियर है, अपने अधीनस्थ इंजीनियरों से ही कार्य संबंधित है तो वह अधिक इंजीनियरों से कार्य एक साथ नियंत्रण रख सकता है। मतलब कि ऐसा ना हो कि एक डॉक्टर को कह दिया जाए कि आप इंजीनियर को कंट्रोल कर लीजिए। मतलब कि जो इंजीनियर होगा वही इंजीनियर को कंट्रोल कर सकता है। इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट में बताने की बात की गई है। नेक्स्ट है इसमें समय। विस्तृत हो सकता है कि संगठन काफ़ी समय से काम कर रहा हो, तो उसको अगर एक्सपीरियंस है तो वो और अच्छे से मतलब चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट पॉइंट है स्थान। स्थान से क्या तात्पर्य है कि एक ही स्थान पर है तो वह अधिक कर्मचारियों पर नियंत्रण रख सकता है। मीन्स अगर एक ही स्थान पर कोई हेड ऑफिस बना दिया जाएगा और ये उसका एरिया होगा, तो ये हेड ऑफिस मतलब सारे एरिया को मतलब आसपास मतलब जितनी भी कम दूरी होगी तो अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फोर्थ, अधिकारी की शक्ति और उसका व्यक्तित्व। तो मीन्स युवा शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला अधिकारी अधिक व्यक्तियों को नियंत्रण कर सकता है। सिंपल सी बात है, सबको पता है। नेक्स्ट है इसमें उर्विक के अनुसार उच्च अधिकारी सुपीरियर अथॉरिटी के लिए आदर्श संख्या 4 है और उन लोगों के लिए जो नियंत्रण स्तर पर है उनकी संख्या कितनी, 8 से 12। तो उर्विक कहते हैं, वहीं हेनरी फ्योल कहते हैं अधीनस्थ कर्मचारी 5 और 6 से अधिक नहीं रखने चाहिए। वहीं एवी ग्रेकोनस ये कहते हैं 5-6 से ज़्यादा लोगों का कार्य प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण नहीं कर सकता। तो ये 5 और 6 बता देते हैं। नेक्स्ट बात करनी है नियंत्रण के क्षेत्र की आधुनिक धारणा। तो मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकता में हम क्या बात करें, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों मीन्स कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से शुद्ध एवं शीघ्र परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। सभी को पता होगा कि मतलब टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमारा काम कितना आसान हो जाता है। नेक्स्ट हमें इसमें इम्पोर्टेंट टर्म को देखना है, प्राधिकार का प्रत्योजन। तो प्राधिकार बेसिकली किसे कहते हैं, सत्ता को कहते हैं। सत्ता को कहा जाता है प्राधिकार, अगर हम सिंपली लैंग्वेज में बात करें। तो चलिए देख लेते हैं प्राधिकार आखिर होता क्या है। संगठन में सर्वोच्च अधिकारी अनेक मध्य श्रेणी के अधिकारियों के माध्यम से अधीनस्थ कर्मचारियों से कार्य संपन्न करवाता है, कार्य का उचित नियंत्रण करता है। इस नियंत्रण के माध्यम से कार्य लेने का जो प्राधिकार अथवा सत्ता कहते हैं। मीन्स दोबारा से देख लेते हैं, संगठन में जो सर्वोच्च अधिकारी होता है मतलब जो उसके जितने भी लोअर में जो अधीनस्थ अधिकारी काम करते हैं उनसे ही तो वो कार्य संपन्न करवाता है, उन्हीं की हेल्प ही तो लेता है। मतलब
कार्य का उचित नियंत्रण करता है। इस नियंत्रण के माध्यम से कार्य लेने के आधार को प्राधिकार अथवा सत्ता कहते हैं। तो आई होप कि आपको प्राधिकार समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और ख़ुद से भी एक बार अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है इसमें, प्राधिकार ही संगठन की एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से उच्च अधिकारी की आज्ञा निम्न पदस्थ अधिकारी मानता है। तो मतलब प्राधिकारी पावर देता है, जो छोटे छोटे अधिकारी है अपने बड़े अधिकारी का कहना मानते हैं, आज्ञा मानते हैं। नेक्स्ट है इसमें डिफरेंट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। अगर हम केंद्रीकरण के बारे में बात करें तो जैसे सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है और स्टेट में गवर्नमेंट होती है। सबसे पहले आपको ऐसे समझ लेना है कि सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होती है वो लोकसभा के थ्रू बनती है और जो स्टेट में गवर्नमेंट बनती है वो विधानसभा के थ्रू बनती है। तो इस तरीके से जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होती है उसके अलग लॉ और अपने कार्य करने की अलग अलग शक्ति होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब छोटे छोटे मीन्स सभी स्टेट के पास अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है। और सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन में सभी स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो इसमें हमारा नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण व्यवस्था। तो ये बिल्कुल सेंट्रलाइजेशन का उल्टा हो जाएगा, मतलब केंद्रीकृत का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट कैसे हो जाएगा, यहाँ पर क्या था, सेंट्रल में एक गवर्नमेंट होती थी जो सारे कंट्रोल करती थी अपने से जितने भी नीचे की कोई भी गवर्नमेंट होगी। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा कि जो नीचे में मतलब जो छोटी छोटी गवर्नमेंट होगी इनको भी कुछ पावर दे दी जाएगी, मतलब कि ये भी अपना काम अपनी मर्जी से कर सकेंगे। वही डिसेंट्रलाइजेशन में होता है। और सेंट्रल में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष के पास मतलब एक गवर्नमेंट के पास मतलब जो सत्ता में किस शिखर पर जो सरकार है उसके पास सारी पावर होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जितने भी छोटे छोटे मतलब स्टेट होंगे उनको भी पावर दे दी जाती है। आई होप कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकरण में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। इस प्रकार इस व्यवस्था में अक्षेत्रीय संस्थाओं को भी निर्णय लेने का अधिकार होता है और केंद्रीय शक्ति अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करती। तो मतलब इनको भी इनकी मर्जी के अकॉर्डिंग कार्य करने की सुविधा दे दी जाती है। नेक्स्ट है इसमें केंद्रीकरण व्यवस्था की विशेषताएं। तो विकेंद्रीकरण व्यवस्था की विशेषताएं बता देनी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता इकाइयों में विभाजित कर दी जाती है। नेक्स्ट है इसमें मतलब कि जहाँ एक सेंट्रलाइजेशन में एक यूनिट काम कर रही थी वहाँ पे एक यूनिट से 10 यूनिट अलग अलग काम कर रही है। नेक्स्ट है इसमें इस व्यवस्था के अंतर्गत अक्षेत्रीय शक्ति को अपने अधीन विषयों पर स्वयं निर्णय लेने का अधिकार होता है। उसे किसी उच्च सत्ता की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती। थर्ड पॉइंट है इसमें, इस व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय शक्ति अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करती, ये भी आपने पढ़ा है। नेक्स्ट है इसमें, इस व्यवस्था में स्थानीय कर्मचारी परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रीय नीति को अपनाने में स्वतंत्र होते हैं। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी स्टेट है जैसे सभी को अपनी अपनी पावर दे दी गई है और सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ एक मालिक होगा। तो नेक्स्ट टर्म है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण प्रशासन पर नियंत्रण। आखिर प्रशासन अपनी तानाशाही ना करे, उस पर नियंत्रण भी तो करना है। तो कौन नियंत्रण करता है प्रशासन पर? विधायी नियंत्रण। मीन्स गवर्नमेंट प्रशासन पर नियंत्रण भी तो करती है। व्यवस्थापिका कानून बनाने, वित्त की व्यवस्था करने, प्रशासन का पर्यवेक्षण करने का कार्य करती है। अध्यात्मक प्रणाली के अंतर्गत प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कुछ कम हो पाता है, वहाँ पर सत्ता का पृथक्करण होता है। मीन्स इस लाइन से आपको समझ में आ जाएगा, मंत्रियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मंत्रियों के माध्यम से ही प्रशासन पर नियंत्रण करती है और अपनी मर्जी से कार्य कराती है। नेक्स्ट इसमें प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग के समस्त कार्यकलापों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय नियंत्रण के निम्नलिखित साधन प्राय सभी राष्ट्रों में किसी न किसी रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। भारत में तो ये साधन विधायी नियंत्रण के अभिन्न अंग बन गए हैं। वो किस तरीके से बन गए हैं तो चलिए देखते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट।
फर्स्ट पॉइंट कहता है संसद के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों से उनके विभागों के कार्यकलापों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। बिल्कुल सही बात है। संसद के सदस्य किसी भी विभाग की कार्य प्रणाली पर वाद विवाद कर सकते हैं। तो जो संसद के सदस्य है, अगर उनको कोई भी विभाग में अगर कार्य पसंद नहीं आता है तो उस पर संसद में मतलब जो क्वेश्चन आवर होता है उसमें वाद विवाद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें सार्वजनिक हित के मामले में वाद विवाद किया जाता है। मतलब कि अगर कोई डिसीजन जनता के हित में नहीं है तो उस पर भी वाद विवाद किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें सार्वजनिक महत्व के मामलों में एडजोर्नमेंट मोशन स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। मतलब कि अगर कोई फैसला ऐसा ले लिया जाए जो जनता के हित में नहीं है तो उसमें एडजोर्नमेंट मोशन भी लिया जा सकता है। किसी भी विषय में कार्य संचालन पर विचार कर सकते हैं। मतलब एडजोर्नमेंट मोशन स्थगन प्रस्ताव जब ले लिया जाता है तो किसी भी विषय में जो कार्य संचालन पर विचार भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले में अल्पकालीन वाद विवाद किया जा सकता है। तो जो वाद विवाद करने की जो पावर किसके पास है, जो लोकसभा में बैठे हैं, मतलब जो पार्लियामेंट में। नेक्स्ट इसमें अविश्वास प्रस्ताव, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें मुख्य निष्पादक के अभिभाषण पर वाद विवाद किया जा सकता है। अगर फैसला पसंद ना आए तो उस पर भी वाद विवाद कर सकते हैं, बिल्स पर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बजट संबंधी की बजट पसंद ना आए या जनता के हित में ना हो उस पर भी किया जा सकता है। तो चलिए अब इसमें बात करते हैं संसदीय प्रश्न। आखिरकार संसद में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके से संसद में प्रश्न पूछता है, तो प्रश्न कौन पूछता है, वो सब हम संसदीय प्रश्न में पढ़ेंगे। तो भारत में प्रत्येक संसदीय दिन का प्रथम घंटा प्रश्नों के लिए निश्चित है। तो मतलब जो संसद के स्टार्टिंग का जो पहला हावर है उसमें प्रश्न ही पूछे जाते हैं, जो कि प्रशासन पर व्यवस्थापिका के नियंत्रण का एक प्रभावशाली तरीका है। करीब 30 से 35 प्रश्नों के उत्तर रोजाना दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकता है कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रत्येक रोजाना, मतलब एक दिन में। प्रश्नों के साथ पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जो कि समस्याओं की गहराई को छू सकते हैं। संसद में इस प्रश्नकाल को शून्य हावर भी कहा जाता है। तो शून्यकाल आप बता सकते हैं किसको कहा जाता है, जब संसद में प्रश्नों के साथ पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं। संसदीय सदस्य किसी भी विभाग की कार्य प्रणाली पर वाद विवाद कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भैया। अब जो संसद के सदस्य हैं, आप कमेंट बॉक्स में करके बताना कि अभी संसद में कितने सदस्य हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो संसद सदस्य मतलब अपने मतलब वाद विवाद में कौन कौन से मतलब प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। सबसे पहला प्रस्ताव है एडजोर्नमेंट मोशन, दूसरा है इसमें कॉलिंग अटेंशन मोशन, तीसरा है इसमें शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आदि प्रस्तावों के द्वारा सरकार का ध्यान उन मामलों की ओर केंद्रित किया जाता है जो कि सार्वजनिक हित की दृष्टिकोण से आवश्यक है। मतलब भैया अब संसद में जो भी मतलब कौन बैठे हैं, हमारे जिन्हें हमने चुना है, कौन, एमपी एमएलए। एमपी बैठेंगे कि एमएलए बैठेंगे, बिल्कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठेंगे। अब वो सभी मतलब हमारे हित के लिए मतलब इन तीनों मोशन की हेल्प से सरकार का ध्यान खींच सकते हैं कि मतलब हमारी जनता के बारे में भी सोचिए, हमारी क्षेत्र की जनता की ये समस्याएं हैं। आई होप कि आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इसमें अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है, संसद का बहुमत सरकार के विरुद्ध होना चाहिए। तो मतलब अगर संसद का मतलब 2/3 सदस्य अगर वोटिंग डाल देते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें मुख्य निष्पादक के अभिभाषण पर। तो संसद का प्रत्येक सत्र राष्ट्रपति के भाषण से प्रारंभ होता है। तो संसद का जो सत्र होता है वो उसकी शुरुआत कौन करता है, सबसे पहले राष्ट्रपति भाषण देता है। नेक्स्ट है इसमें विधेयक पर बहस। तो ये पढ़ते हैं 1951 के अत्यधिक विवादग्रस्त हिंदू कोड बिल इसी कारण वापस लिया गया है। तो क्या समझ में आया कि जैसे कोई अगर बिल
सपोज करो इरेलेवेंट आ जाता है संसद में, तो उस पर क्या होगा, वो बिल पेश होने से पहले ये पता चल जाएगा कि इस पर तो बहुत ज़्यादा बहस होने वाली है, कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आधे बिल तो इसी बहस के चक्कर में मतलब पेश ही नहीं हो पाते, इसी डर की वजह से। वही को आपको 5th पॉइंट में बताया गया है। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट नंबर 6, बजट संबंधी विवाद। अब भैया जब वित्त मंत्री बजट पेश करेगा तो उस पर भी विवाद होता है, सही बात है बिल्कुल। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट नंबर 7, संसदीय समितियों द्वारा नियंत्रण। संसद की सार्वजनिक लेखा समिति, लोक उद्यम समिति, प्रतियोजित विधान समिति, अनुमान समिति, अधिनिष्ठ विधायी समिति, कमिटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेगिस्लेशन तथा आश्वासन समिति, एश्योरेंस समिति आदि विधायिक नियंत्रण के प्रमुख साधन है। तो ये सब समिति क्या काम करती है, विधायी नियंत्रण पर काम करती है। नेक्स्ट है इसमें लेखा परीक्षण। तो लेखा परीक्षण का क्या काम है, तो वित्तीय क्षेत्र में संसद का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। ये क्वेश्चंस आपको आगे भी देखने को मिलेगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो संसद का नियंत्रण और नियंत्रक कौन करता है, महालेखा परीक्षक करता है। नेक्स्ट इसमें अब इसमें और क्या काम है लेखा परीक्षण का, लेखा परीक्षण का काम है व्यय मतलब खर्चा स्वीकृति राशि से अधिक तो नहीं हुआ तथा व्यय कानून के अनुसार ही हुआ है या नहीं, यह सब भी कौन जांच करता है, लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार नहीं 2 बार पढ़िएगा, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। इसमें मैं नेक्स्ट पढ़ना है, यह अधिकारी प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखता है और सार्वजनिक लेखा समिति का तो मानो यह अधिकारी मित्र संरक्षण एवं मार्गदर्शक है। मतलब जो सार्वजनिक लेखा समिति है उसका ये फ्रेंड भी बोला जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, संवैधानिक अधिकारी होता है। तो भैया संवैधानिक अधिकारी क्या होता है, सबसे पहले आप संवैधानिक को समझ लीजिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कंसेप्ट समझ लेते हैं तो आपको संवैधानिक का वर्ड समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके संवैधानिक से ही होंगे। संवैधानिक वो चीज़ होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, या तो वो किसी आर्टिकल में मेंशन हो या किसी पार्ट में बिलोंग करता हो, मतलब आता हो, मतलब हमारे संविधान में उसका जिक्र होना चाहिए, वो कहीं पर दर्ज होना चाहिए स्वर्णिम अक्षरों के साथ। ऐसे समझ सकते हैं आप संवैधानिक का मतलब क्या। अधिकारी तो आपको पता ही है, जिससे क्या अधिकारी है, तो इस तरीके से आपको समझ जाना है संवैधानिक अधिकारी आखिर होता क्या है। इसमें नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, लोक प्रशासन पर ओम्बुड्समैन व्यवस्था के माध्यम से नियंत्रण। भैया ये टर्म याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और आपके फाइनल ईयर के एग्जाम में भी आएगा। ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन कोई भारत का एक कोई अधिकारी नहीं है, कहाँ का था, स्वीडन की सन 1809 ईस्वी की ओम्बुड्समैन व्यवस्था हमारा ध्यान आकर्षित करती है। तो कहाँ से लिया, सन 1809, तो कहाँ की व्यवस्था थी, स्वीडन की, स्वीडन में ओम्बुड्समैन व्यवस्था। तो चलिए भैया ओम्बुड्समैन को जान लेते हैं, आखिर ओम्बुड्समैन है क्या। तो ओम्बुड्समैन एक ऐसा ही स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च अधिकारी होता है जो जनसाधारण का विश्वास जीतने के लिए उनकी शिकायतों को देखता है, सुनता है, जांचता है और उन पर उचित कार्रवाई भी करता है। तो समझ गए होंगे कि जनता के हित के लिए ये व्यक्ति कार्य करता है, व्यक्ति नहीं अधिकारी। नेक्स्ट है इसमें, रूस में इस वक्ता मीन्स प्रोक्यूटर के नाम से पुकारते हैं किसको, ओम्बुड्समैन को, कहाँ पर, रूस में। तो एक क्वेश्चन ये बन गया, रूस में इसको क्या बोलेंगे, प्रोक्यूटर मीन्स वक्ता के नाम से पुकारा जाता है। और भारत में सन 1969 के अधिनियम के अनुसार केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त। तो भारत में दो गए, केंद्र में कौन, लोकपाल, और राज्य में कौन, लोकायुक्त से संबोधित किया जाता है। तो किसको, ओम्बुड्समैन को क्या क्या संज्ञा दी गई है, तो केंद्र में कौन, लोकपाल, और राज्य में कौन, लोकायुक्त, इन दो नाम से पुकारा गया है। नेक्स्ट है इसमें
केंद्र सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के आधार पर शुरू की गई थी कौन सी ओम्बुड्समैन की व्यवस्था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और एक बार खुद से भी पढ़ना। हमें नेक्स्ट पढ़ना है प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण। आखिर प्रशासन पर कार्यपालिका कौन होती है? मीन्स गवर्नमेंट समझ लीजिए आप। गवर्नमेंट प्रशासन पर नियंत्रण कैसे करती है? तो इसमें हमें देख लेना है, राज्य में मुख्य निष्पादक राज्य के प्रशासकीय तंत्र का प्रधान होता है। तो कौन प्रधान होता है? मुख्य निष्पादक। नेक्स्ट है इसमें मुख्य कार्यपालिका के प्रकार। तो भैया मुख्य कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहले है इसमें संसद के प्रति उत्तरदायी। मतलब एक तरीके से तो ऐसे होगी, जो कार्यपालिका मतलब प्रशासन के साथ मिलकर काम करती है। एक प्रकार तो उसका वो हो गया, ये आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है। दूसरा इसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं कि भैया प्रशासन अपना काम करेगा और कार्यपालिका अपना काम करेगी। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में दोनों मिलकर काम कर रहे थे, एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। दूसरे में क्या है, दूसरे में है कि दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। बिल्कुल, इसका एक बेस्ट एग्जांपल होगा यूएसए में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति दूसरे प्रकार की कार्यपालिका का सर्वोत्तम उदाहरण है। मतलब अमेरिका में कार्यपालिका और प्रशासन को मतलब खुली छूट दी गई है, मतलब दोनों अपना काम अपनी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्विट्जरलैंड की इस पद्धति के अंतर्गत कार्यपालिका के 7 सदस्य समान अधिकार रखते हैं। तो स्विट्जरलैंड का अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा बीए सेकेंड ईयर में, वहाँ पर जो कार्यपालिका के 7 सदस्य होते हैं उनको सेम सारे अधिकार, मतलब उनकी पावर को डिवीज़न किया गया है। तो मतलब वो भी अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मुख्य कार्यपालिका के प्रशासकीय कर्तव्य। आखिर मुख्य कार्यपालिका के प्रशासकीय कर्तव्य क्या है? तो अगर हम कर्तव्य के बारे में बात करें तो लूथर गुलिक का नाम यहाँ पे आ जाता है। और लूथर गुलिक का नाम क्यों आता है? उन्होंने पोस्टकॉब को अच्छे से क्या किया है, स्पष्ट किया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखी होगी, वहाँ पर भी लूथर गुलिक का पोस्टकॉब आया था और यहाँ पर भी पोस्टकॉब आया है। तो पोस्टकॉब आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर आपने मिस कर दिया था दोबारा से देखते हैं आखिर पोस्टकॉब है क्या। ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी बता दिया है। तो पोस्टकॉब 7 वर्ड का एक कॉम्बिनेशन है जिसको पोस्टकॉब बोला गया है। आखिर पोस्टकॉब में क्या होता है? सबसे पहले पी फॉर प्लानिंग। मतलब किसी कार्य की प्रॉपर अगर प्लानिंग होगी और किसके लिए, राष्ट्रहित में किसी कार्य की प्रॉपर प्लानिंग होगी। नेक्स्ट है इसमें संगठन। किसी कार्य को करने के लिए भैया संगठन की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है इसमें कर्मचारियों की व्यवस्था। तो भैया किसी कार्य को करना है उसके लिए स्टाफ भी तो चाहिए। नेक्स्ट है इसमें डायरेक्शन, मतलब उनको कोई निर्देशन भी तो देगा तभी तो वो काम करेंगे। नेक्स्ट है इसमें कोऑर्डिनेशन, मतलब परस्पर आपसी तालमेल भी तो होगा। नेक्स्ट है इसमें रिपोर्टिंग, तो मतलब उनकी एक तरीके से कार्य सही तरीके से करें, उनकी रिपोर्ट भी तो होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें बजटिंग, भैया काम तो कोई भी करना हो पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी, वही 7 पॉइंट में आपको बताया गया है। यही आप पढ़ सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट है इसमें पढ़ना है प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण। आखिर प्रशासन पर नियंत्रण भी तो होना चाहिए, नहीं तो गरीब जनता का हक मार लेगा। जो अपनी मर्जी में, मतलब जो अधिकारी होगा वो जो चाहे वो कर सकता है, वो तो भैया संपूर्ण मालिक हो जाएगा। वो ना तो संविधान को फॉलो करेगा, जो उसे अच्छा लगेगा वो करने लगेगा। क्योंकि जांच बैठेगी तो उससे सिस्टम में उसी के लोग बैठे होंगे, उसके यार दोस्त बैठे होंगे। तो प्रशासन पर नियंत्रण भी तो होना चाहिए। अब नियंत्रण को कैसे समझना है हमें? तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी, आपको हेल्पफुल लग रही होंगी, चीज़ों को अच्छे से आप क्लियर कर पा रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, आपको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही होगी। तो चलिए अब इसमें देखते हैं, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल भैया सही बात है। न्यायालय वास्तव में उस ढाल के समान है जिसका मुख्य उपयोग प्रशासन रूपी तलवार के वार से
नागरिकों के अधिकार को बचाना है। यही बात हमने अभी बताई थी आपको, बिल्कुल सिंपली लैंग्वेज में। नेक्स्ट है इसमें, आज कल्याणकारी राज्य ने प्रशासन को मुख्य रूप से असीमित विवेक मतलब डिस्क्रिशन के प्रयोग से सुसज्जित कर दिया है, जिससे कि प्रयोगात्मक रूप से विधायनी नीतियों का पूर्ण किया जा सके। तो विधायनी नीतियों को पूर्ण कैसे किया जाता है, वो आप किसकी हेल्प से करते हैं, प्रशासन की हेल्प से। इसमें मैं नेक्स्ट पढ़ना है, न्यायालय में ऐसे मामलों में प्रशासन कार्रवाई के विरुद्ध अपना निर्णय ले सकते हैं। अब भैया सारे केस में तो ऐसे नहीं कि हम प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा देंगे, उसका भी कुछ क्राइटेरिया है, जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है विवेक का अनुचित प्रयोग, एब्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है इसमें अधिकार क्षेत्र का अभाव, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट है इसमें विधि की त्रुटि, एरर ऑफ लॉ। नेक्स्ट है इसमें तथ्य प्राप्ति में त्रुटि, एरर ऑफ फाइंडिंग फैक्ट्स। नेक्स्ट है इसमें कार्य विधि की त्रुटि, मीन्स एरर ऑफ प्रोसीजर। नागरिकों द्वारा सरकार के गलत कार्यों के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमा चलाया जा सकता है। किन पॉइंट पर, इन 5 पॉइंट पर। कौन कौन से हैं, विवेक का अनुचित प्रयोग, अगर अधिकारी मतलब अपने विवेक का मतलब अनुचित प्रयोग कर रहा है, वो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है। नेक्स्ट है इसमें लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, मतलब अगर उसके क्षेत्र में ही नहीं आता हो और वो उसी पर भी फिर भी डिसीजन ले, मतलब अपनी पावर को दिखाए ज़बरदस्ती, तो उस पर भी कोर्ट न्यायिक नियंत्रण किया जा सकता है। मतलब न्यायालय में ऐसे मामले चलाए जा सकते हैं, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें एरर ऑफ लॉ, मतलब विधि की त्रुटि पर। नेक्स्ट है इसमें एरर इन फाइंडिंग फैक्ट्स, मतलब तथ्य ही ना हो अगर हमारे पास में और हम मतलब ऐसे ही अपनी सत्ता का मतलब अपनी पावर का गलत उपयोग कर रहे हैं, तो उस पर भी हम मुकदमा चला सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें एरर ऑफ प्रोसीजर, मतलब अगर हमारी कोई कार्य करने की विधि में ही त्रुटि हो तो उसके थ्रू भी हम कोर्ट में जा सकते हैं। वही आपको अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो 1 2 3 4 5 पाँचों पॉइंट को पढ़ सकते हैं। आज का अपना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक वो क्या है, न्यायिक समीक्षा की रीतियाँ, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। मतलब अब हमें पढ़ना है रिट्स को। तो अगर आपको रिट्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपकी आज सारी नॉलेज आपको गेन हो जाएगी इस वीडियो के थ्रू। तो बने रहिए हमारे साथ में। तो चलिए देखते हैं आखिर रिट्स क्या है। तो टोटल हमारे पास 5 तरीके की रिट्स है। आखिर रिट्स का काम क्या होता है, तो भैया अगर हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट्स अगर वो वॉयलेट हो रहे हो, मतलब अगर उनकी हानि हो रही हो, तो हम रिट्स के थ्रू कोर्ट में जा सकते हैं। वही टोटल तरीके से 5 तरीके की रिट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है। वो क्या क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। ये जितने भी आप 5 वर्ड देख रहे हैं सारे लैटिन टर्म्स है, मतलब लैटिन भाषा के शब्द है। इसमें जो सबसे पहले हमारी रिट है, रिट्स ऑफ हबीज कॉर्पस। नेक्स्ट है इसमें रिट ऑफ प्रोहिबिशन। नेक्स्ट है इसमें रिट ऑफ सेशोरेरी। नेक्स्ट है इसमें द रिट ऑफ क्यो वारंटो। नेक्स्ट है इसमें द रिट ऑफ मैंडेमस। तो टोटल 5 तरीके की रिट्स है, आप इनको पढ़ लीजिए। अब हम बात करते हैं डिटेल में, आखिर ये रिट्स अपना अपना मतलब क्या रखती है, किन किन क्षेत्र में ये काम करती है। तो भैया अगर हम रिट्स के बारे में बात करें तो रिट्स कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल नंबर 32 प्रोवाइड करता है हमें 5 रिट्स। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तो आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। क्यों बोला है, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करते हैं। कौन, हम रिट्स के थ्रू कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो चलिए सबसे पहले अपना देखते हैं पहली रिट क्या है। फर्स्ट रिट है हबीज कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश। तो भैया इस रिट में क्या कहा जाता है, शरीर रूप में पेश करना,
मतलब अगर कोई भी व्यक्ति, अगर उसको पुलिस मतलब डिटेन कर लेती है, मतलब घर से उठाया और जेल में बंद कर लिया बिना किसी वजह के। अब भैया उसकी तो कोई गलती नहीं है, जो व्यक्ति मतलब घर से उठा के लाई है पुलिस। तो भैया अब गरीब आदमी करेगा तो क्या, तो वो रिट्स का सहारा लेगा। कौन सी? पहली रिट्स का, हबीज कॉर्पस। आदेश से ऐसे आदेश से है किसी व्यक्ति का जिसने अन्य को नज़रबंद कर रखा है या कर दिया जाता है, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय के सामने पेश करे। अब भैया इनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है। नज़रबंदी की वैधानिकता की जांच हो जाने के पश्चात विधि के अनुकूल व्यवहार किया जाता है। तो भैया कोई बात नहीं, कुछ समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से आपको बताते हैं। तो भैया हबीज कॉर्पस कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसको पुलिस मतलब डिटेन कर लेती है, बंदी बना लेती है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट, अगर किसी ने डिटेन किया है, सपोज कीजिए पुलिस ने डिटेन किया है, तो कोर्ट पूछेगा आखिर आपने किस बेस पर इस बंदे को उठाया है, मतलब किस वजह से इसको आपने जेल में बंद किया है। अगर वो वजह मतलब फालतू में अगर गलत पाई जाती है, तो उस बंदे को रिलीज़ करना पड़ेगा और उसको जितना भी कंपनसेशन भी प्रोवाइड कराएगा कौन? कोर्ट। तो इस तरीके से हम पहली रिट का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पहली रिट तो समझ में आई होगी। अब आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भैया पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तो चलिए कोई मूवी बता देते हैं। तो मूवी का नाम है जय भीम। अगर आपको मूवी देखनी है तो ये देख लीजिए। क्यों देख लीजिए? इस मूवी में टोटल हैबीज कॉर्पस पर ही मूवी एक बन गई है। मतलब कैसे हबीज कॉर्पस का प्रयोग किया जाता है। इस मूवी में यही दिखाया गया है कि एक व्यक्ति को कैसे पुलिस उठा लेती है और कैसे मतलब जो एडवोकेट होता है वो हबीज कॉर्पस का प्रयोग करता है और कैसे व्यक्ति को पेश करना होता है पुलिस को, वही सब इस मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए मूवी से ध्यान हटाते हैं, अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रतिषेध आदेश, जिसको प्रोहिबिशन बोला जाता है। तो प्रोहिबिशन का अर्थ क्या होता है? प्रयोग करना। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रोहिबिशन का प्रयोग अर्थ क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ होता है प्रयोग करना। तो प्रोहिबिशन में क्या होता है? इस आदेश के द्वारा निम्न अदालतों, अधिकारियों अथवा व्यक्तियों को उस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से रोक दिया जाता है जो कि कानून के अंतर्गत उन्हें प्राप्त ही नहीं है। तो प्रोहिबिशन का प्रयोग करके क्या होता है कि जो अपर कोर्ट होता है वो नीचे के मतलब जितने भी लोअर कोर्ट्स होता है उनको आदेश देता है और उनके उनके अधिकार में ही कार्य करने के लिए बाध्य कर देता है। वही आपको सेकंड पॉइंट में बता देना है, प्रोहिबिशन। इसमें थर्ड पॉइंट है उत्प्रेक्षक आदेश मीन सर्सोररी। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रमाणित करना। अब भैया किस चीज़ को प्रमाणित करना होता है, तो नीचे की लाइन देख लेते हैं, आखिर समझ में तो आएगी नहीं। अमुक मुकदमे संबंधी सभी कागजात उच्च न्यायालय को भेज दे ताकि उनकी उचित समीक्षा की जा सके। अब भैया जो अपर कोर्ट होता है मीन्स सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट को आदेश दे देता है कि अपनी जो भी मतलब उन्होंने जांच की है, जो भी फैसले सुनाए हैं, वो अपनी रिपोर्ट किसको भेजे? सुप्रीम कोर्ट को। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट ने अपना फैसला गलत सुनाया है, तो वो उनके डिसीजन को क्वैश कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है और अपना फैसला सुनाता है। वही आपको थर्ड पॉइंट में बताया गया है। सिंपल है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इसमें अधिकार प्रक्षा आदेश मीन्स क्यो वारंटो। अब क्यो वारंटो में क्या है? किसी लोक पद पर अवैध मान्यता अथवा व्यक्ति द्वारा किसी लोक पद के बलपूर्वक अधिकार को रोकना है और किसी व्यक्ति के किसी पद पर औचित्य की जांच की जा सकती है। अगर भैया कोई ऐसा व्यक्ति लगे कि उसने मतलब किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम विदाउट एग्ज़ाम के मतलब कहीं पर जॉब कर रहा है, तो क्यू वारंटो का वहाँ पर सहारा लिया जा सकता है। और मतलब क्यू वारंटो में क्या होगा, उसको कोर्ट के अगेंस्ट मतलब साबित करना पड़ेगा कि हाँ मैंने इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ये पद ग्रहण किया है। तो वही फोर्थ पॉइंट में आपको बता देना है। इसमें जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है मैंडमस, पद्मादेश। अब भैया मैंडमस क्या है, पद्मादेश? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं
इसका यह शब्द का अर्थ है, इसको हम शाब्दिक अर्थ बोलेंगे। तो भैया मैंडेमस में क्या होता है, उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या निकाय को उन प्रशासनिक कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए दिया जाता है जिसका नियमानुसार उसे करना चाहिए था, परंतु उन लोगों ने या निकाय पूरा न किया हो। अब भैया कोई बात नहीं, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो इनकी लैंग्वेज ऐसी होती है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है। तो भैया इसमें क्या होता है कि कोर्ट्स मतलब किसी भी अधिकारी को आदेश देते हैं अगर उसने कोई अपना काम अच्छे से नहीं किया हो, कि अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे, वही आपको 5th पॉइंट में बता देना है। तो इस तरीके से हमारा रिट्स मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से हमने यूनिट 2 का जो थ्योरी पार्ट है उसको भी अच्छे से कवर कर लिया है। अगर हम इसमें ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है, 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फ्रेंड्स एक बार देख लेते हैं आखिर हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। तो 1 मिनट में रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा संगठन, तो आप संगठन में इसकी परिभाषाएं समझ सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें समझना है लूथर गुलिक ने 4 PS दिया था, ये आपको याद कर लेना है, क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ से। दूसरा है इसमें पद सोपान, हेयर की प्रोसेस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है इसमें। नेक्स्ट है इसमें जो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को आपको पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है। नेक्स्ट है इसमें संसद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से मोशन संसद में पास होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ये स्लाइड भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेखा परीक्षण वाली, आखिर संसद में वित्त का रेख देख कौन करता है। नेक्स्ट है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ऑम्बुड्समैन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है लोकपाल और लोकायुक्त में। नेक्स्ट है इसमें प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें पोर्टस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा दोबारा से। नेक्स्ट है इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, आखिर किन किन क्षेत्र पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, तो टोटल हमने 4 पॉइंट पर आपको डिस्कस किया ही है। नेक्स्ट है इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है अभी हमने पढ़ा है रिट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आप एक बार दोबारा से भी रिकैप कर लीजिएगा वीडियो, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थ्योरी पार्ट को हमने यूनिट 2 का भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 100 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और इन्हीं 100 में से कोई भी 25 क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, आपको पता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आगे और वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, बाय।